सोचिए, शादी के सिर्फ 4 दिन बाद एक नया दूल्हा अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। आखिरी बार उसने अपनी पत्नी को फोन किया था, बस लोकेशन बताई, मैं आ रहा हूँ, और फिर न कोई आवाज न कोई निशान। कहानी यहीं से अंधेरे में उतरती है, जहाँ एक एक्टिवा की टक्कर, 3 अजनबी चेहरे और एक नववधू की ठंडी मुस्कान सब कुछ बयां करते हैं कि प्यार कभी कभी मौत से भी खतरनाक हो सकता है। साल था 2024 का दिसंबर महीना। पूरे गुजरात में शादियों का मौसम चल रहा था। ढोल की थाप, बैंड की धुनें और मिठाई की खुशबू हर गली में थी। अहमदाबाद के वटवा इलाके में भी एक घर सजा हुआ था, दंतानी परिवार के यहाँ। उनका बेटा भाविक 24 साल का, मेहनती, सीधा साधा लड़का, जिसकी मुस्कान में एक सच्चाई थी। घर वालों की आंखों में सिर्फ खुशी थी, क्योंकि घर के बड़े बेटे की शादी हो रही थी। 10 दिसंबर 2024 शादी पूरे रीति रिवाज से हुई। बारात कोटेश्वर के दंतानी परिवार के घर पहुंची। भाविक और पायल दोनों ने 7 फेरे लिए। सब कुछ सपनों जैसा था, लेकिन किसे पता था कि यह खुशियों का सपना सिर्फ 72 घंटे में खत्म हो जाएगा। 13 दिसंबर की सुबह, सर्द हवा में हल्की धूप थी। भाविक अपने पिता कन्हैया लाल के पास आया। उसने कहा, पापा, मैं पायल को लेने जा रहा हूँ। कन्हैया लाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा जा बेटा, दुल्हन को साथ लेकर आना। लेकिन उस वक्त भाविक के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। धीरे से बोला, पापा, मुझे लगता है पायल खुश नहीं है। कन्हैया लाल ने हंसते हुए कहा, नई शादी है बेटा, सब ठीक हो जाएगा। किससे पता था ये बातचीत उनके आखिरी संवादों में से एक होगी। भाविक अपने पुराने घर रायपुर गया, दादा से मिला, कुछ मिनट बातें की और फिर एक्टिवा पर बैठकर कोटेश्वर की ओर निकल गया। रायपुर से कोटेश्वर सिर्फ 17 किलोमीटर की दूरी, करीब 30 मिनट का रास्ता, लेकिन वह रास्ता उसकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित हुआ। कोटेश्वर में ससुराल तैयार थी, पकवान बन चुके थे, बेटी की वापसी का इंतजार हो रहा था। लेकिन दोपहर बीत गई, भाविक नहीं पहुंचा। फोन मिलाया गया, नंबर स्विच ऑफ है। ससुर सुरेश भाई दंतानी ने समधी कन्हैया लाल को फोन किया, भाई साहब, आपका बेटा तो अब तक नहीं पहुंचा। कन्हैया लाल ने हैरान होकर कहा, वो तो 12 बजे रायपुर से निकला था, सीधा कोटेश्वर जा रहा था। अब सबकी धड़कनें बढ़ गईं। शाम तक खोजबीन शुरू हो चुकी थी। हर रिश्तेदार को फोन किया गया, पुलिस को खबर दी गई। तभी पायल के पिता का फोन आया, भाविक की एक्टिवा कोटेश्वर महादेव मंदिर के पास पड़ी है। ये सुनते ही कन्हैया लाल का दिल जैसे रुक गया। वो तुरंत वहां पहुंचे। सचमुच एक्टिवा वहीं खड़ी थी, लेकिन भाविक कहीं नहीं था। आसपास सन्नाटा था, ठंडी हवा चल रही थी। दूर मंदिर से घंटियों की आवाज आ रही थी, लेकिन वह आवाज डराने लगी थी। भीड़ में एक आदमी बोला, मैंने देखा था एक्टिवा वाले भाई को एक इनोवा कार ने टक्कर मारी थी। 3 लोग नीचे उतरे। उन्होंने उस भाई को उठाया और बोले, ये हमारे जमाई हैं, अस्पताल ले जा रहे हैं। सब लोग चौंक गए। जमाई? कौन थे वो 3 लोग? और अगर एक्सीडेंट हुआ था तो अस्पताल में कोई मरीज क्यों नहीं पहुंचा? गांधीनगर सिविल हॉस्पिटल में चेक किया गया, पर वहां ऐसा कोई केस था ही नहीं। मतलब एक्सीडेंट की कहानी झूठ थी। अब शक और गहराने लगा था। कन्हैया लाल के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, वो 3 लोग कौन थे? रात का वक्त हो गया था। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए, लेकिन भाविक का कोई अता पता नहीं मिला। उसी वक्त पिता को याद आई सुबह की वो बात, पायल खुश नहीं है। कहीं इस सब के पीछे पायल ही तो नहीं? रात के 10 बजे घर में तनाव था। कन्हैया लाल ने पायल को सामने बुलाया और पूछा, सीधा बता दे, क्या इस सब में तेरा हाथ है? पायल घबरा गई, धीरे से बोली, नहीं पापा, मैं ऐसा क्यों करूंगी? लेकिन उसकी आवाज में डर और आंखों में एक छुपा हुआ राज था, जिसे सब महसूस कर रहे थे, पर कोई बोल नहीं पा रहा था। 13 दिसंबर की रात गहरी हो चुकी थी। वटवा और कोटेश्वर दोनों जगहों पर सन्नाटा पसरा था। हर कोई अपने अपने घर में जाग रहा था, लेकिन किसी को नींद नहीं आ रही थी। भाविक का फोन अब भी बंद था। पुलिस भी घर घर जाकर पूछताछ कर रही थी। और तभी गांधीनगर पुलिस की एक टीम दंतानी परिवार के घर पहुंची, यानी पायल की ससुराल। दरवाजा खुला, अंदर माहौल भारी था। हर चेहरा थका हुआ, हर आंखें डरी हुई। पुलिस अफसर ने धीमी आवाज में कहा, हमें एक गवाह से पता चला है कि 3 लोग इनोवा में लेकर गए थे। क्या किसी को शक है? कन्हैया लाल ने गहरी सांस ली। साहब, मुझे तो अब अपनी बहू पर शक हो रहा है। सबकी नजरें पायल की तरफ घूम गईं। पायल कुर्सी पर बैठी थी, सामने पुलिस अफसर। वो बोला, देखो पायल, अगर तुम सच बता दो तो शायद सब कुछ आसान हो जाए। अगर छुपाओगी तो मामला और उलझ जाएगा। पायल ने सिर झुका लिया, कुछ नहीं बोली, बस हाथ कांप रहे थे। करीब 5 मिनट की चुप्पी के बाद उसने कहा, मुझे नहीं पता भाविक कहाँ है। लेकिन पुलिस को यकीन नहीं हुआ। अफसर ने फिर कहा, सोच लो, आखिरी बार उसने तुम्हें ही कॉल किया था। पायल की आंखें भीग गईं, लेकिन चेहरे पर कोई डर नहीं था।
बस एक ठंडी शांति, जैसे कोई बहुत बड़ा राज उसके अंदर दफन हो। अब पायल के ससुर कन्हैया लाल आगे बढ़े। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, पायल बताओ, क्या मेरे बेटे के गायब होने में तुम्हारा कोई हाथ है? पायल की आंखों में कुछ पल के लिए पानी आया। फिर वह बोली, नहीं पापा, मैं ऐसा क्यों करूंगी। लेकिन उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि किसी को भरोसा नहीं हुआ। घर में हर कोई उसे देख रहा था। कुछ देर के लिए पूरा घर खामोश हो गया। घड़ी की टिक टिक तक सुनाई दे रही थी। रात के करीब 9 बज रहे थे। पुलिस ने घर में मौजूद सब लोगों के बयान ली। इतने में एक फोन आया। वो कंट्रोल रूम से था। सर, जिस लोकेशन से एक्टिवा मिली थी वहां के पास के सीसीटीवी में सफेद इनोवा दिखी है। अब पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा था। उन्होंने पायल का मोबाइल जब्त किया। जैसे ही फोन की जांच हुई, एक नाम बार बार सामने आया, कल्पेश। वही नाम जिसने इस केस का पूरा रुख बदल दिया। पायल का चेहरा सफेद पड़ गया। पुलिस ने पूछा, ये कल्पेश कौन है? पायल ने धीरे से कहा, वो मेरा मामा का बेटा है। कब से जानती हो? 4 साल से। अब कमरा सन्नाटे में डूब गया। पुलिस अफसर बोला, मतलब तुम शादी के बाद भी उससे बात कर रही थी? पायल ने सिर झुका लिया। हाँ। कन्हैया लाल की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने चीख कर कहा, तो ये सब उसी का किया धरा है? तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? पायल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि मुझे आपका बेटा पसंद नहीं था। कमरे में जैसे बर्फ जम गई हो। हर कोई पायल को देख रहा था और वो शांत थी। धीरे धीरे उसने सच बोलना शुरू किया। मैं कल्पेश से प्यार करती थी। 4 साल से रिश्ता था हमारा, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी भाविक से कर दी। मैंने शादी के पहले दिन ही कल्पेश को फोन करके कहा, अगर हमें एक होना है तो भाविक को रास्ते से हटाना पड़ेगा। पुलिस अफसर ने पूछा, मतलब तुम्हारी प्लानिंग पहले से थी? पायल ने सिर हिलाया। हाँ। कैसे किया? भाविक मुझे लेने आने वाला था। मैंने कल्पेश को लोकेशन भेज दी थी। उसे कहा, जब वो रास्ते में आए तो खत्म कर देना। हर शब्द के साथ घर की दीवारें जैसे कांप उठीं। कन्हैया लाल के पैर लड़खड़ाने लगे। अब पुलिस को पता चल चुका था कि इस हत्या के पीछे सिर्फ पायल नहीं, उसका प्रेमी कल्पेश और उसके 2 कुटुंबी भाई शैलेश और सुनील भी शामिल हैं। तीनों कुबड़थल गांव के रहने वाले थे। तीनों ने मिलकर एक भयानक प्लान बनाया था। गांव से अपने चाचा की इनोवा लेकर वे तीनों कोटेश्वर के रास्ते पर जा पहुंचे। पायल ने फोन पर बताया था कि भाविक कहां से निकल रहा है और कितने बजे पहुंचेगा। वो लगातार मोबाइल पर अपडेट देती रही। अब वो रायपुर पार कर चुका है। अब वो मंदिर के पास पहुंचा है और फिर बस एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। अगली सुबह गांधीनगर क्राइम ब्रांच की टीम ने पूरा ऑपरेशन शुरू कर दिया। मोबाइल ट्रैकिंग, सीसीटीवी, व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्ड, सब कुछ खंगाला गया। शाम तक लोकेशन कुबड़थल की तरफ इशारा कर रही थी। सुबह 5 बजे पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। कल्पेश अपने घर के पास मिला, जबकि शैलेश और सुनील खेतों में छिपे हुए थे। तीनों को पकड़कर थाने लाया गया। अब इंटेरोगेशन शुरू हुआ। तीनों चुप थे, लेकिन पुलिस के सवाल सटीक थे। कहाँ मारा तुम लोगों ने भाविक को? कुछ देर की खामोशी के बाद कल्पेश बोला, हमने उसे रास्ते में रोका था। इनोवा से हल्की टक्कर मारी थी। फिर तीनों ने उसे उठाया और कहा कि अस्पताल ले जा रहे हैं। लेकिन ले गए कहाँ? कल्पेश की आंखें झुकी रहीं। धीरे से बोला, अस्पताल नहीं, नहर के पास। अब केस का हर टुकड़ा जुड़ चुका था। भाविक को टक्कर मारी गई। उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया गया। थोड़ी दूर जाकर गाड़ी रोकी गई। शैलेश और सुनील ने उसके हाथ पकड़े। कल्पेश ने उसके गले में दुपट्टा डालकर दबोच लिया। कुछ ही पल में भाविक की सांस रुक गई। उसकी लाश को कार की सीट पर बैठा दिया गया, जैसे कोई जिंदा इंसान हो। तीनों ने लाश को 10 किलोमीटर दूर ले जाकर डभोई कैनाल में फेंक दिया। फोन भी उसी पानी में गिरा दिया। पुलिस ने आरोपियों को साथ लेकर घटनास्थल का पुनर्निर्माण कराया। हर कदम, हर झूठ, हर कॉल, सब सामने आ गया। जब तैराकों ने नहर से लाश निकाली, घर में सन्नाटा छा गया। माँ की चीख, पिता का टूटना और पायल का बर्फ सा चेहरा, सब एक साथ उस हवा में गूंज रहा था। कभी कभी प्यार अंधा नहीं, खतरनाक होता है। 4 साल के प्यार ने 4 दिन की शादी को मिटा दिया। भाविक का गुनाह बस इतना था कि उसने सच्चे दिल से शादी की थी और उसका भरोसा उसी इंसान ने तोड़ा जिससे वो अपना घर बसाना चाहता था। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो नीचे कमेंट में बताइए, क्या प्यार में अपराध करने वाले लोग सजा के लायक हैं या माफी के? और ऐसी ही असली कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर सच्ची कहानी के पीछे छुपा होता है एक खामोश सच।